नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका सोनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नर्सिंग करियर क्लब की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा ही होगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए और हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको कोर्स से रिलेटेड हर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है मानव शरीर की संरचना और कार्य, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम दोस्तों क्या बात करेंगे, कार्यसूची का मतलब है कि इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है मानव शरीर की संरचना और कार्य। हमारे जो मानव शरीर के अंग हैं उनकी संरचना कैसे होती है और वह कैसे कार्य करते हैं। दवा देने के मार्ग, आप किन किन मार्ग से दवा दे सकते हैं। तीसरा है दवाओं की मात्रा। दवाओं की मात्रा का मतलब डोज कितना देना है दवाओं का। चौथा है एक जीडीए के लिए स्वयं को टीका लगाने के सुझाव, यानी एक जीडीए को, आप एक जीडीए स्टूडेंट हैं, जब आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तो आपके लिए टीका लगाने की क्यों ज़रूरत है। अब बात करेंगे हम दोस्तों मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं। पहला है रक्त संचार प्रणाली, जिसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी क्या होता है दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम। चौथा है रोग प्रतिरोधक यानी लिम्फेटिक सिस्टम। पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रजनन प्रणाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। श्वास प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंकाल प्रणाली स्केलेटल सिस्टम। और लास्ट में है मूत्र प्रणाली, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं और इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो मानव शरीर है, ह्यूमन का जो शरीर है, स्ट्रक्चर है, उसको तीन भागों में विभाजित किया यानी डिवाइड किया है। पहला है सिर और गर्दन। पहला जो विभाजन हुआ है यानी डिवाइडेशन हुआ है वो सिर और गर्दन तक हुआ है। दूसरा विभाजन यानी डिवाइडेशन हुआ है वो छाती और पेट का हुआ है। और तीसरा डिवाइडेशन हुआ है ऊपरी और निचले अंग। ऊपरी और निचले अंग में ऊपर के दोनों हाथ आते हैं और नीचे के दोनों पैर आते हैं। तो इन तीन भागों में हमारे मानव शरीर को विभाजित किया यानी डिवाइड किया है। अब बात करते हैं हम दोस्तों सिर और गर्दन की। सिर और गर्दन में क्या क्या आता है। दिमाग, आँख, कान, नाक और मुंह सिर के भाग हैं। इनमें से प्रत्येक भाग में स्वयं अपने के कार्य होते हैं। ये जो जो ऑर्गन्स बताए हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं ये संवेदी ऑर्गन्स होते हैं यानी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। और इनके सबके एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों सिर की, जिसको हम कहते हैं स्कल, खोपड़ी। जो सिर होता है दोस्तों वो बाहरी सख्त आवरण होता है। सख्त का मतलब सॉलिड, सॉलिड बना होता है ये, और हार्ड सरफेस का होता है। यह खोपड़ी नामक हड्डी होती है। खोपड़ी दिमाग को बाहरी क्षति से बचाती है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। ये देखिए दोस्तों, खोपड़ी इस प्रकार की होती है। आपने इसको कहीं ना कहीं देखा है, जैसे अपन देखते ही हैं बहुत सी बार फिल्म्स वगैरह मूवीज़ में। तो खोपड़ी जो होती है इस तरह की होती है, ये पूरी हड्डी की बनी होती है, एक सख्त आवरण होता है। तो कोई बाहर से जब चोट लगती है तो इस खोपड़ी के अंदर जो सेंसिबल ऑर्गन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब जो डेलिकेट यानी नाजुक अंग होते हैं, वो नाजुक अंग को प्रोटेक्ट करने वाली सिर के अंदर ये खोपड़ी होती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों दिमाग की, ब्रेन। ब्रेन जो होता है दोस्तों वो खोपड़ी के अंदर होता है। खोपड़ी बाहर होती है, वो एक सख्त आवरण होता है। और ब्रेन जो होता है वो डेलिकेट यानी नाजुक हिस्सा होता है, वो खोपड़ी के अंदर होता है। शरीर के सभी कार्य दिमाग द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, रक्त संचार आदि। इन कार्यों को मुख्य रूप से तंत्रिकीय, गत्यात्मक और विशेष संवेदनाओं के रूप में विभाजित किया जाता है। मतलब जो दिमाग के कार्य हैं, ब्रेन के फंक्शंस हैं, वो तीन भागों में विभाजित किए हैं। पहला है तंत्रिकीय,
यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी, गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब होता है मोटर, और तीसरा होता है विशेष संवेदना जो मिक्स्ड होता है सेंसरी और मोटर दोनों का। अब बात करते हैं हम दोस्तों संवेदी अंग यानी सेंसिटिव ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। आपने कहीं ना कहीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में इन चीज़ों को पढ़ा है कि हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला है आँख, दूसरा है नाक, तीसरा है कान, चौथा है जीभ और पांचवा है त्वचा। तो ये जो 5 होते हैं ये सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों संवेदी अंगों के बारे में, सेंसिटिव ऑर्गन्स के बारे में। आँख, नाक और कान के बारे में हम बात करते हैं। आँख के बारे में बात करते हैं तो ये किस लिए काम में आती है। मानव अपनी आँखों का उपयोग सबसे अनमोल वस्तु के रूप में करता है। जितना वह अपनी आँख के लिए संवेदनशील होता है उतना शायद किसी अन्य अंग के प्रति नहीं होता है, क्योंकि सभी देखने से जुड़े अनुभव मनुष्य को आँख के द्वारा ही होते हैं। इसका मतलब जो देखने की प्रक्रिया होती है और सिर तक जो संदेश ले जाने का काम होता है वो आँख का होता है, जिससे कि हमको वस्तुएं देखने में सहायता मिलती है। दूसरा है नाक। नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। रीढ़धारी का मतलब होता है जिनमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रा होती है। इससे हवा शरीर में प्रवेश करती है जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक द्वारा सूंघ कर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जा सकता है। कान। कान का प्रमुख कार्य ध्वनि से उत्पन्न तरंगों को एकत्रित करके आगे कान के भीतर भेजना होता है। कान जो होता है दोस्तों वो भी 3 भागों में होता है, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान, यानी आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो बाहर कोई भी सोर्स होता है यानी स्रोत होता है जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उनकी तरंगों को कैच करने का काम ये आप देख सकते हैं। कान के बाहर की तरफ बड़ा सा ये है, इसको हम कहते हैं ओरिकल। ये ओरिकल का काम होता है जो तरंगे होती है उनको कैच करके उनको रिफ्लेक्ट करता है कान के अंदर ऑडिटरी कैनाल में। अब बात करते हैं हम दोस्तों दिमागी कार्य। दिमाग के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संवेदी कार्य। संवेदी कार्यों में क्या होता है, इन कार्यों में छूना और दर्द की अनुभूति होना शामिल है। दूसरा है गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक कार्यों में अंगों का हिलना शामिल है, जैसे हाथ, पैर या मांसपेशियां। विशेष संवेदनाओं में देखना, सुनना, चखना और सूंघना शामिल है। अब दोस्तों इसको थोड़ा हम विस्तार में बात करें तो संवेदी का मतलब सेंसिटिव यानी सेंसरी। होता क्या है दोस्तों, जैसे आपके चमड़ी पे किसी ने चमड़ी पे मान लिया आपके कोई पिन चुभ गई तो उसका डायरेक्ट संदेश जाएगा ब्रेन तक। तो ये जो काम होता है ये सेंसरी नर्व्स का होता है जो ब्रेन तक संदेश ले जाती है। गत्यात्मक कार्य ब्रेन से वापस संदेश लाती है उन अंगों तक, वो होती मोटर नर्व्स। जो नर्व्स होती है उनका काम होता है संदेश लाना और ले जाना। जो सेंसरी नर्व्स होती है वो ब्रेन तक यानी दिमाग तक संदेश ले जाती है और ब्रेन से वापस जो संदेश लाती है अंगों तक वो होती है मोटर नर्व्स। अब बात करते हैं हम दोस्तों रक्त संचार प्रणाली के मुख्य अंग यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य अंग कौन से हैं। इसमें आता है दिल, आता है धमनी, आती है धमनी यानी जो इसको एओर्टा कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, नस यानी वेन्स, वाहिका यानी कैपिलरीज। इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए आप हार्ट को काट के इसमें दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन है ये हार्ट का, जिसमें ये रेड रेड में महाधमनी, महाधमनी का मतलब एओर्टा, और महाशिरा जो लिखी है यानी ये होती है वेना केवा। इसमें आप देख सकते हैं आलंद और निलय, 2 आलंद और 2 निलय होते हैं। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, आप चाहे ध्यान से देख सकते हैं। इसमें लेबलिंग करी गई है, जो पर्टिकुलर सेक्शन है हार्ट का, पर्टिकुलर पार्ट है उसको बताया गया है। अब बात करते हैं हम दोस्तों रक्त संचार प्रणाली के मुख्य कार्य। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। रक्त संचार प्रणाली, जो हार्ट होता है वो हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है, अंगों तक खून को क्या करता है, ले जाता है। अमीनो अम्ल, विद्युत
अपघट्य ये गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात यानी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं। शरीर के रक्त परिसंचरण प्रणाली में दिल और रक्त वाहिकाएं, धमनियां, नसें, कैपिलरी शामिल है। अब बात करते हैं हम दोस्तों पाचन तंत्र में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। इसमें आता है मुंह आता है, भोजन नली आती है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, पेट आता है, आमाशय आता है, छोटी आंत आती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, गुदा, ठीक है, गुदा यानी जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम नहीं, एनस कहते हैं। मानव पाचन तंत्र में ये देखो, इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि मुंह, ये जो जीभ होती है, जीभ के नीचे लार ग्रंथि होती है। क्या होती है दोस्तों? लार ग्रंथि होती है। जब हम भोजन करते हैं तो इन लार ग्रंथियों से लार का सीक्रेशन होता है। फिर क्या होता है, फूड जो होता है, हमारा भोजन का निवाला होता है, वो इस लार ग्रंथि में से जो लार निकलता है उस लार के साथ मिलके ये जो आहार नली लिखी है, इस आहार नली में जाता है। फिर आहार नली से ये आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय में और फिर मल द्वार में जाता है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पचाना। यह तंत्र हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। यह छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर पोषक तत्वों को अवशोषित यानी एब्जॉर्प्शन करता है और यह पोषक तत्वों को रक्त के द्वारा ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। इन पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के माध्यम से ऊतक यानी टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको रेक्टल यानी गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। अब इसी पर आधारित हम एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र के मुख्य कार्य निम्न में से कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस कौन से हैं इनमें से? पहला है भोजन को पचाना, दूसरा भोजन को छोटे भागों में विभाजित करना यानी उस भोजन के निवाले को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स चंक्स में डिवाइड करना, तीसरा है पोषक तत्वों को अवशोषित करना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, यानी पाचन तंत्र के जो फंक्शंस होते हैं ये सारे होते हैं। कारण क्या है? यह ऐसा तंत्र है जो भोजन को खाने से लेकर पचाने और निष्कासन यानी एलिमिनेशन यानी शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। यदि आपको देखना है कि इसका उत्तर क्या है तो आप पिछली स्लाइड में जाकर देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है, इस स्लाइड में कि पाचन तंत्र के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आती है तिल्ली, तिल्ली यानी स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड, फिर उसके बाद पीयूष ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि आती है, फिर उसके बाद अंडाशय आता है और अंडकोश आता है। अंडाशय यानी ओवेरीज जो फीमेल्स में होती है और अंडकोश टेस्टिस जो मेल्स में होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं हर समय होती रहती है, जिनमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रियाएं व अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब वॉलेंट्री, अनैच्छिक का मतलब इनवॉलेंट्री। शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। ये क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है, मतलब बहुत रैपिड होती है और बहुत फास्ट होती है। इससे अतिरिक्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है। ये मंद गति से होने वाली क्रियाएं हैं। इनमें कुछ रासायनिक पदार्थ रक्त में होकर वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, पाचन आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? इन ग्रंथियों से निकलते हैं और डायरेक्ट कहाँ जाके मिल जाते हैं? खून में जाके मिल जाते हैं। हार्मोन्स के द्वारा ही शरीर की कार्यविधि को नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र को सहायक शारीरिक प्रणालियों में रखा गया है। इसका प्रमुख कार्य है शरीर के अंगों पर नियंत्रण बनाए रखना। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोग प्रतिरोधक प्रणाली, यानी जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक प्रणाली। लिम्फेटिक प्रणाली में आता है अस्थि मज्जा,
यानी बोन मेरो, थाइमस, थाइमस एक प्रकार का ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कहाँ पाया जाता है, चेस्ट में, छाती में पाया जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है दोस्तों, वो जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पित्ताशय होता है, उसके पीछे की तरफ होता है। और लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो होते हैं दोस्तों, ये पूरे शरीर में होते हैं और छोटी छोटी गांठें होती है। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं छोटी छोटी गांठों के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी क्या करते हैं, ऑर्डर देने का काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, किलर सेल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, किलर सेल। बाहर से कोई भी कीटाणु आ जाता है तो उनको मारने का कार्य जो होता है वो इन्हीं का होता है। इस चित्र में देख सकते हैं हम दोस्तों, ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे हैं गांठ जैसे, इन ये होते हैं लिम्फ नोड्स, जो पूरे शरीर में फैले होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों पेशीय तंत्र, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में दोस्तों तीन तरह की मांसपेशियां होती है। पेशी तंत्र में तीन तरह की मांसपेशियां होती है। पहली होती है कंकाल की पेशियां, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। दूसरी होती है नरम पेशियां, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। तीसरी होती है हृदय की पेशियां, जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स जो होती है सिर्फ हार्ट में होती है, और हार्ट को जो मसल्स बनाती है उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से आते हैं अंग, दिमाग आता है, मेरू आता है, मेरू यानी होता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा आता है तंत्रिकाएं यानी नर्व्स, और चौथी होती है आंखें। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये जिस तरह से अपने कह सकते हैं घर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, उस तरह से ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है हमारे घरों के अंदर, उस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट और इसका जो कंट्रोल पावर होती है वो ब्रेन होती है। और ये बिजली के तार जैसा होता है। आप देख सकते हैं पूरे शरीर में क्या है, बिजली के तार फैले हुए हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों प्रजनन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो पुरुषों और स्त्रियों में होता है। पुरुषों में अलग और स्त्रियों में अलग होता है। पुरुषों में बात करें प्रजनन प्रणाली की, तो कौन कौन से अंग आते हैं, अंडकोश की थैली, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। अंडकोश यानी टेस्टिस। शुक्रवाहिनी यानी जो शुक्राणु को ले जाने की जो ट्यूब होती, नली होती है, उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। चौथी है सेक्स ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड। और पांचवा है लिंग, जिसको हम पेनिस कहते हैं। स्त्रियों में अंडाशय यानी ओवेरीज, जहाँ से अंडे निकलते हैं, हर महीने में एक अंडा निकलता है माहवारी के दौरान। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब, ये ऐसी नली होती है, अंडा अंडा अंडाशय से निकलता है, ओवरीज से निकलता है, और ये फेलोपियन ट्यूब अंडाशय से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। और जो अंडा निकलता है वह अंडा इस फेलोपियन ट्यूब में क्या करता है, ट्रेवल करता है, और फिर जाके वो यूट्रस में आता है, गर्भाशय में आता है। ग्रीवा और लास्ट है योनि, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है इस चित्र में। लेफ्ट साइड में देखिए, बाएं तरफ जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली है, और दाएं तरफ जो है वो मादा प्रजनन प्रणाली है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए। इस देखिए स्त्रियों में देखिए अंडाशय है, ओवेरीज है, ये किससे कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है दोस्तों, ये फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है। और ये लिखा है अंडाणु, मतलब किस तरह से जो अंडा है वो ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ से अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब में आता है, फेलोपियन ट्यूब से फिर गर्भाशय में आता है, और फिर वहाँ पर जाके शुक्राणु से मिलता है। ये शुक्राणु से जो मिलता है ये गर्भाशय में नहीं मिलता है, ये फेलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है जिसको एम्पुला कहते हैं। वहाँ एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये गर्भाशय में जाके इम्प्लांट होता है। योनि, गर्भाशय, अंतःस्तर, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडवाहिनी। फेलोपियन ट्यूब को दोस्तों अंडवाहिनी भी कहते हैं, जो अंडे को अंडाशय से गर्भ तक ले जाती है। अब बात करते हैं श्वास प्रणाली, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं दोस्तों, मुख और नाक आता है, सांस नली आती है जिसको ट्रिकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, फेफड़े लंग्स आते हैं, और डायफ्राम। डायफ्राम एक तरह की मांसपेशी है, मसल से, जो थोरेसिक कैविटी यानी जिसमें फेफड़े होते हैं, उसको एब्डोमिनल कैविटी यानी
जिसमें आंतें वगैरह होती है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने का काम, विभाजित करने का काम डायफ्राम का होता है। जो श्वास प्रणाली की रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर होता है। कंकाल प्रणाली के प्रमुख कार्य क्या होते हैं दोस्तों, यानी स्केलेटल सिस्टम के? खनिजों को अलग करना, जैसे कैल्शियम। रक्त कोशिकाओं का निर्माण, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो कहाँ बनती है दोस्तों? हड्डियों के अंदर मेड्यूलरी कैविटी होती है, उसके अंदर बोन मेरो होता है, मतलब अस्थि मेरू, यानी मज्जा कहते हैं, बोन मज्जा कहते हैं उसको, अस्थि मज्जा कहते हैं। उस अस्थि मज्जा के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं बनती है। अंगों की सुरक्षा करने का काम होता है, शरीर की गतियों में सहायता। और क्या है? कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है, जो शरीर की रक्षा करता है। यह अस्थियों, उपास्थियों, शिरा, शिरा यानी टेंडन, और स्नायु, अस्थिरज्जु, लिगामेंट जैसे संयोगी ऊतकों से बना है। टेंडन जो होता है दोस्तों, मसल और बोन को कनेक्ट करता है, मांसपेशी को और हड्डी को जो जोड़ने का काम होता है वो टेंडन का होता है। और लिगामेंट का काम क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। टेंडन का काम मसल और बोन को जोड़ने का काम होता है। अब बात करते हैं मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम की। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? किडनी आती है, यानी गुर्दे आते हैं, मूत्र वाहिनी, यूरिटर, ब्लेडर आता है, यूरिनरी ब्लेडर जिसमें मूत्र भरता है, मूत्र मार्ग यानी जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं मूत्र प्रणाली के? रक्त की मात्रा और संरचना को विनियमित करें, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको विनियमित यानी बैलेंस करना। रक्तचाप को नियंत्रित करें, रक्त के पीएच होम्योस्टेसिस को विनियमित करें। होम्योस्टेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी एसिड बेस रेगुलेशन में भी हमने पढ़ा था हमारे एनसीसी के पुराने वीडियोस में। होम्योस्टेसिस का मतलब इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एसिड बेस। गुर्दे द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में योगदान देता है। कैल्सिटियोल विटामिन डी का सक्रिय रूप को संश्लेषित करने में मदद करता है। स्टोर अपशिष्ट उत्पाद मुख्य रूप से यूरिया और यूरिक एसिड से पहले और अन्य उत्पादों को शरीर से हटाया जाता है। दोस्तों, जो मूत्र प्रणाली से जो मूत्र निकलता है, उस मूत्र के अंदर तीन तरह के अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला होता है यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड और तीसरा होता है अमोनिया। वापस से बोल रहा हूँ, मूत्र जो बना होता है तीन अपशिष्ट पदार्थों से बना होता है। पहला होता है यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड, तीसरा होता है अमोनिया। अब बात करते हैं हम दोस्तों दवा देने के मार्ग। हम किन किन मार्गों से, किन किन रूट से हम दवा दे सकते हैं एक मरीज के अंदर। दवा देने के मार्ग फार्माकोलॉजी और टैक्सिकोलॉजी में दवा देने का मार्ग वह होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थ, विष या अन्य पदार्थ शरीर में ले जाया जाता है। इसका विभाजीकरण, डिवाइडेशन किया गया है ओरल, एंट्रल। पहला है ओरल जिसको हम एंट्रल भी कहते हैं, दूसरा पेरेंट्रल, तीसरा है टॉपिकल। ओरल का मतलब मुंह द्वारा, एंट्रल जो डायरेक्ट कहाँ जाता है दोस्तों? आंतों में जाता है। पेरेंट्रल, देखो शब्दों, इस पेरेंट्रल शब्द को हम दो तरह से पढ़ते हैं। पर, PAR को हटा दो, पर, और एंट्रल यानी आंतों से परे हट के जो दवाई जाती है वो डायरेक्ट आंतों में नहीं जाती है, वो या तो खून के माध्यम से दी जाएगी या कोई म्यूकोसल लेयर के माध्यम से दी जाएगी। और तीसरा है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब हम त्वचा के ऊपर दवा को लगाएंगे। अब पेरेंट्रल के अंदर भी चार आते हैं, इंजेक्शन, इन्हेलेशन, ट्रांसडर्मल, चौथा है ट्रांसम्यूकोसल। इंजेक्शन के माध्यम से दवाई देते हैं, उसमें भी दो है, इंट्राडर्मल यानी चमड़ी के नीचे, सबक्यूटेनस, सबक्यूटेनस यानी 45 डिग्री पे दिया जाता है इंजेक्शन। और ये जो हमारी चमड़ी के नीचे मोटे मोटे टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में दवाओं को दिया जाता है। इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में दिया जाता है 90 डिग्री पे। इंट्रावेनस दिया जाता है 15 से लेके 30 डिग्री पे। इंट्रावेनस, वेनस का मतलब वेन्स, नसों में दिया जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियल केविटी में दिया जाता है। ये पेरिटोनियल केविटी यानी एब्डोमिनल केविटी को ही पेरिटोनियल केविटी कहते हैं।
इंजेक्शन में और इस तरफ देखें तो इंट्रा आर्टीरियल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मेड्यूलरी। इंट्रा आर्टीरियल यानी आर्टरी में दिया जाता है, आर्टरी यानी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इंट्राथिकल, थीकल का मतलब जहाँ सेक होता है, रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है ना दोस्तों, उसको इंट्राथिकल कहते हैं। तीसरा है इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर जो शब्द आया है दोस्तों वो जॉइंट से आया है, जोड़ों से आया है। दो जोड़ों के बीच जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं। इंट्रा मेड्यूलरी, जब बोन मेरो बायोप्सी करते हैं या हड्डी के अंदर जब इंजेक्शन दिया जाता है उसको कहते हैं इंट्रामेड्यूलरी। ट्रांसडर्मल में एडेसिव यूनिट, इनक्शन, आयंटोफोरेसिस, जेट इंजेक्शन। ट्रांसम्यूकोसल में, म्यूकोसल का मतलब जो हमारे शरीर, जो हमारा आंतरिक शरीर होता है उसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम कहते हैं म्यूकोसल लेयर। इसमें पहला है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे, नेजल यानी नाक की जो केविटी होती है उसके अंदर, रेक्टल का मतलब हमारा जो गुदा होता है उसके अंदर। अब इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। दवा देने के मुख्य मार्ग निम्न में से कौन से हैं? किन किन मार्गों से हम दवा दे सकते हैं? पहला है इंजेक्शन द्वारा, दूसरा मुंह द्वारा, तीसरा नाक द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो उपरोक्त सभी। कारण, हर दवा का मार्ग अलग अलग होता है, उसके डोज और साल्ट यानी कंटेंट के आधार पर, जिस वजह से मार्ग भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों दवा देने के मार्ग, जिसमें पहला है मुंह द्वारा हम दवा देते हैं। बहुत सी दवाओं को मुंह से दिया जाता है, जैसे तरल, कैप्सूल, टेबलेट या चबाने की गोलियां, क्योंकि मुंह से दवा लेना सबसे सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक होता है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें कठिनाइयाँ क्या आती? कठिनाई मतलब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इसके? जब दवा की मात्रा अधिक हो, पहली चीज़, तब मुंह द्वारा मुश्किल होती है। पाचन तंत्र अवशोषित करने असक्षम हो या पेट में छाले हो, पेट में जब छाले होते हैं, अल्सर होते हैं या मुंह से दवाई नहीं दे सकते तब भी तकलीफ आती है और तब मुंह से हम दवा नहीं दे सकते। जब पेट की सर्जरी हुई होती तब भी हम मुंह के माध्यम से दवाई नहीं दे सकते, मुंह या पाचन तंत्र की सर्जरी हुई हो। दूसरा जो मार्ग है वो इंजेक्शन द्वारा। इसमें भी चार है दोस्तों, तो जिसमें पहला है वो, इसमें दवा को शरीर में, त्वचा के नीचे, मांसपेशियों में, नसों में एवं शरीर के खाली स्थानों में दिया जाता है। यानी इंजेक्शन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? त्वचा के नीचे यानी इंट्राडर्मल जो 15 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें दवा को शरीर में, त्वचा के नीचे, मोटे टिश्यू में डाला जाता है, बाद में यह अवशोषित कर रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में चली जाती है। मांसपेशियों के माध्यम से यानी मसल्स में, इसमें दवा को शरीर मांसपेशियों के द्वारा दिया जाता है। यह प्रायः बाजू या कूल्हों में लगा है। बाजू यानी जो ऊपर की आर्म होती है हमारी, जो कोहनी के ऊपर जो होती है, वो ऊपर वाली भुजा होती है, उसमें दिया जाता है, जहाँ पर बीसीजी का टीका लगता है। कूल्हों में भी लगाया जाता है, जो 90 डिग्री पे लगता है, इंट्रामस्कुलर कहते हैं इंजेक्शन, वो 90 डिग्री पे लगता है। तीसरा है नसों के माध्यम से, जिसको इंट्रावेनस कहते हैं। इसके माध्यम से दवा को त्वचा के नीचे स्थित नसों के माध्यम से सीधे रक्त में पहुंचाया जाता है, ताकि दवा का असर जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। खाली स्थान पर, जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनस, इसके लिए सुई को दो हड्डियों के बीच में डाला जाता है या मोटे टिश्यू में डाला जाता है, या फिर हम जिसको कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर भी कह सकते हैं, जो दो जॉइंट्स के बीच में लगाया जाता है। यह स्थान प्रायः एनेस्थीसिया देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप रीढ़ की हड्डी में भी इसे डाल सकते हैं, जिसको हम इंट्राथिकल कहते हैं। दो रीढ़ के मणके होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसमें डाला जाता है सुई। अब बात करते हैं जीभ के नीचे। कुछ दवाओं को जीभ के नीचे या मसूड़ों और गाल के बीच रखा जाता है ताकि पिघल जाए, या सीधे छोटी रक्त वाहिकाओं में डाला जाता है। जीभ के नीचे जो रखी जाती है दवाइयाँ, वो इमरजेंसी मेडिसिन्स होती है, जैसे जो हृदय संबंधी दवाइयाँ होती है, जिसको हम कहते हैं इकोस्प्रिन है या फिर एटोवार्सल है। ये सारी दवाइयाँ जो होती है, जो इमरजेंसी मेडिसिन्स होती है, वो जीभ के नीचे रखी जाती है। और हृदय संबंधी दवाइयाँ हैं जैसे आइसोसॉर्बिट्रेट है, वो भी जीभ के नीचे रखी जाती है ताकि जल्द से जल्द हार्ट बीट जो हो वो कम हो सके। इसके बाद है गुदा और योनि के माध्यम से दवा दे सकते हैं। एक सपोजिटरीज करके आती है, कैप्सूल जैसे आते हैं, बड़े बड़े कैप्सूल आते हैं, उनको हम या तो रेक्टम में, गुदा में या फिर वेजाइना में डालते हैं।
इसमें दवा को मोम जैसे पदार्थ में मिलाई जाती है जो पिघल जाती है या रेक्टम में रखने के बाद तरल बन जाती है। इसमें दवा गुदा या योनि की भित्ति यानी म्यूकोसल लेयर द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर ली जाती है। आँख के मार्ग से दवाई देते हैं, आई ड्रॉप्स आप सभी जानते हैं। आँखों की बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ, जैसे आँखों की बीमारियाँ जैसे ग्लूकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है रेडनिंग ऑफ आईज यानी आँख का लाल हो जाना, और चोट को लिक्विड जेल या तेल के माध्यम से आँखों में डाला जाता है। कान के मार्ग से जो ईयर ड्रॉप्स हम डालते हैं ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल में। कान के दर्द और संक्रमण का उपचार करने के लिए दवा को सीधे प्रभावित कान में डाला जा सकता है। कान की दवाएं सॉल्यूशन या सस्पेंशन के रूप केवल बाहरी कान में डाला जाता है। अब बात करते हैं नाक के मार्ग से दवा देना। यदि दवा को सांस के माध्यम से नाक की झिल्ली यानी नेजल म्यूकोसल लेयर के माध्यम से अवशोषित कर रक्त में मिल जाती है और अपना असर जल्द ही प्रकट करती है। आप इस चित्र द्वारा देख सकते हैं जो हमारा अंदर नाक है उसके अंदर म्यूकोसल लेयर होती है। ये जो व्यक्ति स्प्रे कर रहा है तो ये स्प्रे की जो ड्रॉपलेट्स होगी, ये स्प्रे की ड्रॉपलेट्स, ये जो नाक के अंदर म्यूकोसल लेयर, इस म्यूकोसल लेयर के अंदर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेब्यूलाइजेशन रूट, नेब्यूलाइजेशन करने के लिए दोस्तों नेब्यूलाइजर होता है, एक प्रकार की मशीन होती है। ज़्यादातर जो मेडिसिन्स होती है उनको क्या करते हैं, वो होती तो लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल दवाइयाँ होती है, मगर उस मशीन द्वारा उनको भाप में तब्दील कर दिया जाता है और फिर मरीज को मुंह पर, नाक पर मास्क लगा दिया जाता है और फिर उस दवाई का, लिक्विड दवाई का भाप बना के उसको मरीज फिर अपने अंदर सांस द्वारा लेता है। सांस के अंदर खींचने के मार्ग की तरह ही दवाओं को नेबुलाइजेशन मशीन के द्वारा सीधे फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, वाष्प बन जाता है उस दवाई का। अब दोस्तों त्वचा के मार्ग से कैसे दवाई देते हैं। त्वचा में प्रयोग की जाने वाली दवाएं प्रायः स्थानीय प्रभाव के लिए प्रयोग की जाए। स्थानीय प्रभाव का मतलब होता है लोकल, ओनली लोकल उसका इफेक्ट होता है, जो प्रायः त्वचा की बीमारी के लिए प्रयोग की जाती है। ट्रांसडर्मल रूट, ट्रांसडर्मल मतलब उस दवा का जो प्रभाव है चमड़ी के नीचे पहुंचाना है हमको। कुछ दवाइयाँ पूरे शरीर में त्वचा पर एक पेज के माध्यम से दी जाती है। जैसे आप बैंडेड लगाते हैं दोस्तों, कहीं लग जाती है, आपके चोटिल हो जाते हैं तो बैंडेड लगाते हैं, तो वो बैंडेड भी एक प्रकार का ट्रांसडर्मल रूट है। उसमें दवा होती है, कम मात्रा में दवा होती है, तो वो उस पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, पर्टिकुलर भाग होता है शरीर का, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इन दवाओं को प्राय रसायनों में मिलाया जाता है, जैसे एल्कोहल, जो त्वचा के माध्यम से रक्त में जाने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों दवाओं की मात्रा यानी डोज का अमाउंट। दवाओं की यदि हम कम मात्रा लेंगे तो क्या होगा, और यदि दवाओं की हम अधिक मात्रा लेंगे तो हमारा क्या असर होगा उस पर। यदि कोई व्यक्ति बहुत कम मात्रा में दवाई ले रहा है तो उसका वांछित लाभ यानी जो रिजल्ट निकलना चाहिए, जो कंक्लूजन निकलना चाहिए, वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उसके आंशिक प्रभाव प्राप्त कर सकता है। मतलब डॉक्टर ने आपको लिखी 5 दिन की दवाई और 5 दिन की आप नहीं ले रहे हो और 3 दिन की ले रहे हो, तो जो डिजायर्ड इफेक्ट आने चाहिए वह नहीं आते। अधिक मात्रा में दवाई लेना यानी जब हाई डोज लोगे आप या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब क्या साइड इफेक्ट होंगे। आवश्यकता से अधिक दवाई लेना आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारण बन जाए या गंभीर हानि का कारण बने, लेकिन यह हानिकारक बन सकता है। अधिक मात्रा में दवाई लेने से उल्टी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है या अन्य कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक जीडीए के लिए क्या अहम भूमिका है स्वयं को टीके लगाने के लिए। तो हम एक तरफ दे रखी है सारणी, एक टेबल द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक तरफ दे रखा है टीका और एक तरफ है उसका सुझाव। हेपेटाइटिस बी का टीका, इसका सुझाव क्या है, 3 डोज की श्रृंखला लेनी है यानी 3 डोज लेने हैं। तीसरी डोज के बाद HB यानी हेमोग्लोबिन की सीरोलॉजिकल जांच कराएं। सीरोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों CBC वगैरह, जो भी खून का नमूना लेते हैं, संग्रहण करते हैं, खून का जो नमूना लेते हैं वो सब सीरोलॉजिकल जांच में आता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा कहते हैं, वर्ष में इन्फ्लुएंजा की 1 डोज अवश्य लें। MMR जिसको हम कहते हैं खसरा, गलगंड और जर्मन खसरा, मीजल, मम्स, रूबेला,
यदि आप 1957 1957 में या उसके बाद पैदा हुए थे और आपका MMR टीका नहीं लगवाया तो आपको एक डोज लेने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन आपको 2 डोज लेनी पड़ सकती है क्योंकि जर्मन खसरा, गलगंड और खसरा के साथ हो सकता है। चेचक, यदि आपको कभी चेचक नहीं हुआ है, यदि आपने टीका नहीं लगवाया तो 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 डोज है। 4 सप्ताह का अंतराल मतलब ये कि दोस्तों 4 सप्ताह का गैप के बाद पहला डोज लेना है। जैसे मान लिया आज आपने पहला डोज लिया, तो फिर उसके बाद 4 सप्ताह का गैप रखना है। 4 सप्ताह यानी 1 महीने का गैप के बाद अगले महीने फिर दूसरा डोज लेना है। टेटनस, डिप्टीरिया, पर्टोसिस, जिसको हम कहते हैं DPT का इंजेक्शन, यदि आपने कभी टीका नहीं लगवाया तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक बार यह डोज अवश्य लें, चाहे पिछली डोज जब भी ली हो। मेनिंजोकोकल एक तरह की बीमारी है दोस्तों। इसमें जो मेनिंजियल लेयर होती है हमारे सिर में, हमारे ब्रेन में, दिमाग के अंदर, दिमाग के ऊपर की तरफ जो मेनिंजियल लेयर होती है, मेनिंजियल कवच होता है, उसमें सूजन आ जाती है। इस बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। वे लोग जो निरंतर मेनिंजाइटिस के संपर्क में आते हैं उन्हें एक डोज लेना अवश्य चाहिए। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस डोज की कितनी श्रृंखला देनी चाहिए? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 3 डोज। पिछली स्लाइड में जाके हम देख सकते हैं दोस्तों, हमने बात करी थी हेपेटाइटिस बी, इसमें लिखा है 3 डोज की श्रृंखला लें। दोस्तों इसका कारण क्या है? यह कितनी डोज देनी है निर्भर करता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर, जो विश्वव्यापी अपनाया जाता है। दोस्तों एक विश्वव्यापी बना हुआ एक शेड्यूल है। जिस तरह से आपका डेली शेड्यूल होता है, दैनिक कार्यों का शेड्यूल होता है कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, या फिर 12 बजे खाना खाना है, 1 बजे खाना खाना है, शाम को क्या करना है, कितनी बजे सोना है, इसको कहते हैं हम शेड्यूल। उसी तरह से पूरा विश्वव्यापी विश्व जो हर जगह फॉलो होता है उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी विश्व टीकाकरण शेड्यूल। उसके आधार पर ये सारी चीज़ें फॉलो होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और लेंदी जरूर है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो द्वारा बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं। एक GDA के तौर पर मैंने देखा है दोस्तों कि आपको इस कंटेंट से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। यदि आपके कोई और भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों तो प्लीज़ उनको कहिए इस चैनल के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल द्वारा बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बार बार देखिए। इससे जितना नॉलेज लेना है नॉलेज लीजिए। और यदि हमारे वीडियोस में और कुछ आप नयापन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट लिखिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून गाइस।